2019 का चुनाव जीतने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने अपनी सबसे पहले केरल की यात्रा की थी। तब ये कहा गया था कि बीजेपी का अगला निशाना केरल है और पिछले दिनों ये दिखा भी। कांग्रेस के सीनियर नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस को दूसरा और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। केरल के सीएम रह चुके करुणाकरण की बेटी बीजेपी में शामिल होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में है। पार्टी का फोकस हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटने का है। इसके लिए पार्टी कई प्लान पर काम कर रही है। केरल में अपना खाता खोलने के लिए बीजेपी सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को अपने साथ जोड़ने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता के परिवार में सेंध लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पार्टी वरिष्ठ कांग्रेस नेता के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल को पार्टी में शामिल करा सकती है। हालांकि केरल कांग्रेस इकाई के पदाधिकारी पद्मजा वेणुगोपाल का कोई उल्लेखनीय चुनावी रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने से निश्चित रूप से राज्य में पार्टी को कुछ फायदा होगा। पद्मजा 3 बार चुनाव हार चुकी हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव, 2016-21 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में शिकस्त पाई। चर्चा है कि उन्हें इस लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल अप्रैल में ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पार्टी में सदस्यता दिलाई थी। बीजेपी ने अनिल एंटनी को पत्तनमथिट्टा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है। ये सीट अभी कांग्रेस के पास है। यहाँ से कांग्रेस के एंटो एंटनी सांसद हैं। कई चुनावी सर्वे के मुताबिक केरल में बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस सर्वे में केरल के सबसे ज्यादा 7 सीटें कांग्रेस को मिलने का दावा किया गया। सीपीएम को 4, सीपीआई को 1 और मुस्लिम लीग को 2 सीटें जीतने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीटों का फंसा पेच अब सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के नेताओं और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक में कोई नतीजा तो निकला नहीं, बल्कि उसमें और कई तरह के पेंच फंस गए। वजह, प्रकाश अंबेडकर ने 2 ऐसी शर्तें रख दी जिसे सुनकर एमवीए के नेताओं, खास तौर से शरद पवार और उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में प्रकाश अंबेडकर ने 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों की मांग कर सबको हैरान कर दिया। प्रकाश अंबेडकर ने अकोला, अमरावती, डिंडोरी, रामटेक और मुंबई की एक सीट पर भी दावा ठोक दिया। इसके अलावा अंबेडकर ने सांगली और वर्धा सीटों पर सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां आमतौर पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। इससे कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इतना ही नहीं, प्रकाश अंबेडकर ने उस बैठक में एक अजीब शर्त सबके सामने रख दी। इस शर्त को सुन उद्धव ठाकरे और शरद पवार मुश्किल में पड़ गए। प्रकाश अंबेडकर ने शर्त रखी कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को ये लिखित रूप से देना होगा कि चुनाव के बाद भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि एमवीए के कुछ घटक दल गुपचुप भाजपा से बातचीत कर रहे हैं। बैठक के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि उनकी पार्टी दोहरे मानकों के खिलाफ है, इसलिए प्रकाश अंबेडकर ने सहयोगी दलों के सामने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए सभी भागीदारों को भी ऐसी ही प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से किसी पर भी विवाद होने से इनकार किया। राउत ने बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले का विवरण एमवीए सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। एमवीए घटक दलों के बीच 48 में से एक भी सीट पर कोई विवाद नहीं है। प्रकाश अंबेडकर से भी हमारी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तानाशाही शासन को हटाने के हमारे रुख से भी संतुष्ट है। उन्होंने बैठक में चर्चा के विवरण के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अंबेडकर ने हमें एक प्रस्ताव दिया था जिस पर सकारात्मक चर्चा हुई। राउत ने कहा कि बैठक में अन्य लोगों के अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जितेंद्र आव्हाण और अंबेडकर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले का विवरण सभी एमवीए सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा। इस बारे में कोई भी अलग से घोषणा नहीं करेगा।
हालांकि राउत ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ अंबेडकर ने पहले ही सांगली और वर्धा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र भी उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच एक विवाद के रूप में उभर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एमवीए के तीनों सहयोगी मतों के विभाजन की किसी भी संभावना से बचने के लिए अंबेडकर को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। इसलिए एमवीए के घटक दलों कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए कई दिनों से बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बड़ी बढ़त मिल गई है। इसके पीछे संदेश खाली का मामला है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने एक के बाद एक करके कई गलतियां कर दी हैं। उन्हीं गलतियों का खामियाजा टीएमसी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव से ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती दे रही बीजेपी ने इस मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाया। संदेश खाली की वजह से बीजेपी फ्रंट फुट पर है, जबकि ममता बनर्जी बैकफुट पर। नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली के करीब बारासात में इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को देखकर भावुक भी हो गए। माना जा रहा है कि पिछले 2 महीने में संदेश खाली में जो कुछ हुआ, उससे ममता बनर्जी के गढ़ संदेश खाली में टीएमसी का किला हिलता दिख रहा है। पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से कहा कि चिंता न करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। पीएम ने ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू न होने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सस्ता सिलेंडर योजना भी यहाँ लागू नहीं हुई। पीएम ने कहा कि संदेश खाली में गरीब आदिवासी बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। बंगाल सरकार अत्याचारियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा ज्वार बन चुका है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का काफी दबदबा है। उसके खिलाफ विभिन्न अपराधों में 45 मामले दर्ज हैं। उस पर राशन घोटाला का आरोप भी लगा था। 5 जनवरी को ईडी की टीम छापेमारी के लिए जब शाहजहां के घर पहुंची तो टीम पर हमला कर दिया गया। हमले के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया। इस बीच शाहजहां शेख के फरार होने के बाद कई महिलाएं सामने आई और उस जमीन को हड़पने और उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसे लेकर बवाल बढ़ता गया। बीजेपी इस मुद्दे पर प्रदर्शन करती रही। महिलाओं के उत्पीड़न का मामला बढ़ता गया तो 55 दिन बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। ईडी की टीम पर हुए हमले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस में सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया और इस पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आरोपों से घिरे शाहजहां शेख पर कार्रवाई करने में हो रही लापरवाही और जिस तरह से ममता बनर्जी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको लेकर टीएमसी की छवि को पूरे राज्य में गहरा धक्का लगा है। पीड़ित महिलाओं के अंदर टीएमसी के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की एक खास वर्ग के वोट बैंक की वजह से शाहजहां शेख पर ठोस कार्रवाई करने से बच रही हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, जिसमें 18 बीजेपी के पास है, जबकि 22 सीट टीएमसी और 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में 16 सीटों का फायदा हुआ। अब जबकि संदेश खाली ने टीएमसी को बैकफुट पर ला दिया, तो माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में टीएमसी का किला पूरी तरह से हिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को ढाल बनाकर तलवारों और दूसरे हथियारों से लैस बुलडोजर से लेकर बख्तरबंद ट्रैक्टर्स पर सवार होकर दिल्ली की सीमाओं पर नौटंकी कर रहे किसानों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि इनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। एसीजे जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आप दिल्ली की जंग के लिए जा रहे हैं? आप तलवार से पुलिस अधिकारी का हाथ काट देते हो, क्या यही शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? इस तरह की तैयारी करके जाने की क्या जरूरत है? निर्दोष लोगों को आगे करना ठीक नहीं है। पीठ ने कहा कि आपके नेताओं को जेल भेजना चाहिए। बच्चों की आड़ में प्रदर्शन करना शर्मनाक है। आप जो कर रहे हैं वह पंजाब की संस्कृति नहीं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों से कहा कि ये एक युद्ध जैसी स्थिति है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसी स्थिति पैदा की कि बाद में कहते हैं कि महिलाएं और बच्चे घायल हो गए।
अदालत का ये रिएक्शन हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील द्वारा विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाए जाने के बाद आया। अदालत ने कहा कि आप किस तरह के माता पिता हैं। अदालत ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताने वाले वकीलों को फटकार लगाते हुए यहां खड़े होकर बोलना बहुत आसान है कहा। कोर्ट ने वकीलों से पटियाला की घटना याद दिलाई। पीठ ने कहा कि वहां एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट दिया गया था। हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कौन करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अपने जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी कड़ी फटकार लगाई। उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से भी पूछा कि उसने 21 फरवरी को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां क्यों चलाईं, इसका औचित्य बताएं। 21 फरवरी को विरोध हिंसक हो गया, जिसके चलते बठिंडा जिले के 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। जवाब में हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि स्थिति हिंसक हो गई थी, जिससे पुलिस बल को वाटर कैनन, लाठीचार्ज, पैलेट और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। सरकार ने दावा किया कि 15 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी, इसलिए 3 मेंबर्स की समिति बनाई जाएगी। हाईकोर्ट की फटकार ऐसे समय में आई जब किसान नेता पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने देश भर के किसानों से आह्वान किया था कि वे 6 मार्च को दिल्ली पहुंचे, जबकि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 10 मार्च को 4 घंटे के रेल रोको प्रदर्शन की अपील भी की। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों मंचों ने फैसला किया है कि जहां पंजाब और हरियाणा के किसान शंभू और खनौरी सीमा पर चल रहे आंदोलन का समर्थन जारी रखेंगे, वहीं अन्य राज्यों के किसानों और खेतीहर मजदूरों से किसानों की मांगों के समर्थन में 6 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के ही नेता और विधायक अजीब खेल खेल रहे हैं। कहीं राहुल गांधी के पहुंचने से पहले इस्तीफों की झड़ी लग जाती है। राहुल गांधी को गुजरात अभी जाना है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। राहुल मध्य प्रदेश में है। एक दिन पहले ही कांग्रेस के 7 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब राहुल गांधी की रैली से आधा दर्जन विधायक गायब हो गए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सारे पार्षद छिंदवाड़ा से थे और गायब होने वाले 6 विधायक भी उसी छिंदवाड़ा से थे। विधायकों को छोड़िए, खुद नकुलनाथ राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ पहले दिन शामिल हुए थे, उसके बाद वे लापता हैं। राहुल गांधी की रैली में कमलनाथ भी शामिल नहीं हुए। हालांकि मंगलवार को कमलनाथ और जैन महाकाल मंदिर में राहुल गांधी के साथ थे। रिपोर्ट कमलनाथ के गायब होने को लेकर बताया गया है कि वे सीईसी की बैठक के लिए गए हुए थे। खास बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 29 में से 25 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है और छिंदवाड़ा समेत 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी हैं। खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने एमपी के सभी 66 विधायकों के साथ बैठक में शामिल होना तय किया था। कमलनाथ ने कहा कि मुझे सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। अन्य 6 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में क्या करते। उन्होंने जानकारी दी कि सिर्फ छिंदवाड़ा के विधायक ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्र के नेता भी बदनावर रैली में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के विधायक पहली रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। खास बात ये बदनावर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का गढ़ माना जाता है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। रिपोर्ट के मुताबिक छिंदवाड़ा क्षेत्र के सभी 6 विधायक न्याय यात्रा के सभी 6 दिन गायब रहे। नकुलनाथ सिर्फ एक ही दिन शामिल हुए। सिंघार ने बताया कि विधायकों के पास अपने कुछ कारण है, वे निजी कारणों के चलते नहीं आए। कमलनाथ जी उज्जैन में थे, इसलिए छिंदवाड़ा से 7 कांग्रेसी पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ छुपम छुपाई खेलना महंगा पड़ गया। एक के बाद एक कर अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर ईडी के 8 समन ठुकरा दिए। पहले 3 समन का पालन नहीं करने को लेकर ईडी ने कोर्ट से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी, जिसको लेकर कोर्ट ने केजरीवाल को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए अदालत में हाजिर होने को कहा था। तब बजट सत्र का हवाला देकर केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए थे। तब अदालत ने उन्हें 16 मार्च को हाजिर होने को कहा था, लेकिन ईडी एक बार फिर समन संख्या 4 से 8 तक का पालन नहीं करने को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को नया समन जारी करते हुए 16 मार्च को हाजिर होने को कहा है। मतलब ईडी समन का पालन नहीं करने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ 2 मुकदमे शुरू कर सकती है, जिससे केजरीवाल बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।
ऐसे ही मामले में जेल में बंद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी रांची की अदालत ने 3 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है। केजरीवाल को अब तक ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया और वह कभी भी केजरीवाल को पूछताछ के लिए नया समन या फिर खुद केजरीवाल के पास पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। दरअसल ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का समन का पालन नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों ने बताया कि नई शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से जुड़ी है। ईडी ने आईपीसी की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन न करना, पीएमएलए की धारा 63(4) के अलावा अन्य धाराओं के सहित नई शिकायत दर्ज कराई है। पीएमएलए ये धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश को न मानने से संबंधित है। ईडी ने इसी तरह की कार्रवाई जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी की थी। रांची की एक अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को प्रथम दृष्टया एजेंसी द्वारा नोटिस जारी करने की अवहेलना का दोषी ठहराते हुए 3 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। ईडी के 8 समन को दरकिनार कर चुके केजरीवाल ने 4 मार्च को कहा कि वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है। केजरीवाल के इस प्रस्ताव को ईडी सिरे से खारिज कर चुकी है। ईडी केजरीवाल से आमने सामने बैठकर पूछताछ करना चाहती है और गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल ऐसा नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।